evening, students. Today I will teach you format of cost sheet. फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट अगर आपको समझ जाता है, अगर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट अगर आपको यह समझ जाता है तो आप इसको TY BCom के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट ऑफ कॉस्टिंग अगर आपको एक बार समझता है तो आप कैसे, अगर आपके पास कोई सम्स दिया हुआ है, ऑलरेडी वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका होता है। जैसे कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो और वो प्रोडक्ट बनाते समय जो जो आपने खर्च किया है, कोई भी प्रोडक्शन अगर करते हो, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हो या कोई आप गुड्स बना रहे हो या कोई भी चीज अगर बनाते हो, तो उस चीज को बनाने के लिए आपने जो भी खर्च किया है, जितना भी आपने खर्च किया है, ऑलरेडी ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है। उसी एक्सपेंसेस को हम लोग एक सिस्टमैटिकली सिस्टम से फाइंड आउट करते हैं कि उस प्रोडक्ट का बनाने का टोटल कॉस्ट कितना गया है। अगर आपको ऑलरेडी एक्सपेंसेस हो गया है, उसके बेस पे अगर बनाना है तो ऐसे को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या इसी के बेस पे हम लोग, मतलब प्रीवियस एक्सपेंसेस के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है। मैंने आप लोग को पहले बताया था, कॉस्ट को फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से खर्चे हुए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करोगे तो उस एक्सपेंस को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स। दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट को बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कितना खर्च किया। अगर आप ये डस्टर बनाते हो सपोज, तो इस डस्टर को बनाने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब इसको बनाने का खर्च, आपको बनाने के खर्च को ही कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग क्या स्टडी करते हैं, कॉस्ट शीट। तो मैं आपको आज बताऊंगा कॉस्ट शीट को कैसे बनाते हैं। इसलिए कॉस्टिंग का मतलब, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में मैंने बताया था, कॉस्ट शीट का मतलब होता है असर्टिंग द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का टोटल करना। तो आज मेरा जो वीडियो है वो इसके बेस पे है कि हम लोग फॉर्मेट क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स बनाते हो तो उस गुड्स को बनाने के लिए कितना खर्चा होता है और उस खर्चे को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको तीन चीजों को बता देना चाहता हूं। कॉस्ट शीट का जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, जब आप कॉस्ट शीट का फॉर्मूला लगाते हो, जब आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, उसमें सबसे पहले आप रिकॉर्ड नहीं करोगे all financial expenses, we will not record in this one। जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटरेस्ट, ये सो इट्स योर फाइनेंशियल, डिविडेंड, ये फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस, उसको हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर रिकॉर्ड करते नहीं है। सेकेंड वन, ऑल द बैलेंस शीट आइटम, जो भी आपकी बैलेंस शीट आइटम होती है, एसेट्स होते हैं, जो लायबिलिटीज होते हैं, उसको भी हम लोग यहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। थर्ड वन, इन दिस वन वी रिकॉर्ड ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तीन टाइप के एक्सपेंसेस को यहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। पहला होता है फैक्ट्री से, दूसरा होता है ऑफिस से, थर्ड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये तीन टाइप के एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें भी जब रिकॉर्ड किया जाता है तो दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है,
जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें कितना मटेरियल यूज किया, कितना लेबर का चार्जेस दिया है, उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना लेबर चार्ज दे रहा हूं, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, ये पूरा कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, ये एक्सपेंसेस होता है, रिलेटेड उससे होता है, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते नहीं कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा जा रहा है। डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है फैक्टर। ओके, तो पहले मैं आज बताता हूं आप लोगों को कॉस्ट शीट के बारे में। इस फॉर्मेट को देखने से आप लोगों को सिर्फ देखो, बाय हेड मत करो, रट्टा मत मारो, जस्ट क्या करो, उसको इमेजिन करके आपको सॉल्व करना है। एक बार इस फॉर्मेट को आपने देख लिया, उसके बाद अपने आप में माइंड में इमेजिन करो कि इस एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है, इसको कहां कहां लिखना है। बस एक इट्स अ फॉर्मेट, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आपको जाना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहां बताता हूं फॉर्मेट की स्टाइल। सबसे पहले आपको पता है किसी भी गुड्स को बनाने के लिए 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज योर लेबर चार्जेस, थर्ड वन इज योर एक्सपेंसेस। ये 3 चीज से आपका कोई भी प्रोडक्शन गुड्स बनता है। तो पहला लेते हैं रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल बोलो, या इसको बोल सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोल सकते हो इसको लोग, डायरेक्ट मटेरियल, अदरवाइज वी कैन से लाइक दैट इट इज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करने का मेथड्स क्या है, लिसन। सबसे पहले आपको यहां पे 3 टाइप के स्टॉक दिए होते हैं मोस्टली। एक होता है रॉ मटेरियल का, एक WIP का, और एक होता है फिनिश। तो पहले हम लोग बात करें रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए, इसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, रॉ मटेरियल करेंगे। तो पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इट्स अ रॉ मटेरियल ऑफ लास्ट ईयर्स स्टॉक, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है, इस साल का अपने का होता है ओपनिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इस साल में कितना मैंने मटेरियल परचेस किया, इस साल में मैंने कितना मटेरियल परचेस किया, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसको लाने के लिए जो भाड़ा मैंने दिया, दैट इज कॉल्ड कैरियर्स इनवर्ड। क्योंकि रॉ मटेरियल को मैंने परचेस किया मेरे बिल्डिंग में, मतलब जहां मेरी फैक्ट्री उसके बगल से तो मिलता नहीं है, कहीं से परचेस करके लाना पड़ता है। तो वहां से उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो चार्जेस लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड द कैरियर्स इनवर्ड। तो कैरियर्स इनवर्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, उसके मटेरियल में इंक्लूड करते हैं, कैरियर्स इनवर्ड, अदरवाइज वी कैन से लाइक दैट फ्रेट आल्सो। इसके बाद आता है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर मैंने कोई गुड्स को फॉरेन से परचेस करके इंडिया में लाया हूं, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो भी यहीं पे इंक्लूड होता है, किसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल्स के अंदर। और उसमें से हम लोग लेस करते हैं परचेज रिटर्न। सपोज देखो, जब मैंने परचेज किया 1000 का कोई मटेरियल, और उसमें से कुछ मटेरियल डैमेज हो गया या कोई प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ा। अगर मैंने 100 रुपीज का मटेरियल रिटर्न कर दिया, इसका मतलब 1000 का परचेस किया तो 100 का रिटर्न किया, मतलब मैंने परचेस कितने का किया, 900 का। इसीलिए परचेस रिटर्न को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेस परचेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद इसमें हम लोग माइनस करते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब आपने एक साल के अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो कंज्यूम किया मतलब कितना यूज किया ना। तो आपका लास्ट ईयर कितना होगा, दैट इज ओपनिंग। उसके बाद आपने कितना परचेस किया उसको ले लिया, और उसमें से जो बच गया मतलब जो क्लोजिंग है, जिसका यूज नहीं किया। तो यूज नहीं किया मतलब बचा हुआ है, तो उसको कंज्यूम नहीं किया आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसीलिए उसको लोग क्या करते हैं, माइनस। अगर आपने उसको यूज कर दिया होता तो उसमें क्या करते, ऐड करते। लेकिन वो प्रोडक्ट वो मटेरियल हमारा बच गया है, मतलब उसका यूज अभी तक हुआ नहीं है, तो यूज नहीं हुआ तो उसको लोग क्या करेंगे, माइनस। इसीलिए उसमें से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कि वो बचा हुआ है, यूज हुआ नहीं है। तो आपको रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने को फाइंड आउट करने का मेथड फार्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरियर्स इनवर्ड ऑफ फ्रेट और इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये जो होते हैं ये सब चीजों को ऐड करते हैं, उसमें से लेस करते हैं जो भी मैंने परचेज किया, रॉ मटेरियल को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया, उसको परचेज रिटर्न को माइनस करो, उसमें से माइनस उसको करोगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिस मटेरियल को अभी तक आपने यूज किया नहीं है। परचेज तो किया था लेकिन वो बच गया है, उसका यूज नहीं हुआ, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। तो यू विल गेट द डायरेक्ट मटेरियल, अदरवाइज यू कैन से द रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब आपने एक साल में या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज किया है वो आपको मिल जाएगा यहां से।
रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस को हम लोग बोल सकते हैं जब कोई गुड्स आप बना रहे हो तो उसके हर एक गुड्स को बनाने के लिए आप कितना पेड कर रहे हो एक लेबर को उसके ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेस। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेज बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव वेज बोल सकते हैं, लेबर चार्जेस बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें उसके नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो यू गेट डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आता है रॉयल्टीज। रॉयल्टी मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आप बना ऑलरेडी किसी ने बना कर रखा है और उसका यूज करके आप उसको यूज कर, जैसे देखो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स वगैरह, उसके ऑथर अलग पर्सन होता है, उसका पब्लिशर अलग होता है। ऑथर जो होता है वो लिखता है, पब्लिशर क्या करता है उसको पब्लिश करता है। जब पब्लिश करने जाएगा तो ऑथर से उसके बुक मांगेगा, भाई दो मैं तुम्हारी बुक को मैं पब्लिश करना चाहता हूं। तो जो ऑथर होता है बोलता है ठीक है पब्लिश करो, लेकिन एक बुक को अगर पब्लिश करोगे मार्केट के अंदर, एक बुक प्रिंट करोगे मेरी बुक को, तो आपसे मैं 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज 10 रुपीज वॉट एवर अमाउंट चार्ज, तो जो हर एक यूनिट के ऊपर जो अमाउंट चार्ज करता है ऑथर या राइटर जिसको बोल सकते हो आप लोग, उसको जो देते हैं ना दैट इज कॉल्ड द रॉयल्टीज। ये मैन्युफैक्चर कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। या उसको बोल सकते हो पैटेंट। अगर पैटेंट्स के बारे में बात कर लो तो आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा चल रहा है कोरोना का, अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन बनाया और उसकी वो क्या करेगा, अपनी वैक्सीन बनाने के बाद जो भी यूज किया उसके अंदर बनाने का टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को क्या करता है पैटेंट करा लेता है, मतलब रजिस्टर करा लेता है। अगर वो टेक्नोलॉजी आप अगर कोई और प्रोडक्शन करना चाहता है तो उस पर्सन से हमें परमिशन लेना पड़ता है, तो उसके हर एक डोज के ऊपर जो बनाने का चार्जेस देना पड़ेगा, एक डोज बनाने के लिए उसने जो भी अमाउंट चार्ज किया दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ पैटेंट। या कोई प्रोडक्ट, फिर हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ फॉर द स्पेसिफिक जॉब। देखो जैसे कंपनी के अंदर कोई स्पेसिफिक जॉब आया, मतलब जो मेरी कंपनी कोई प्रोडक्शन उस चीज का नहीं करती है और किसी कंपनी ने मुझे वो प्रोडक्शन करने का ऑर्डर दे दिया। अब प्रोडक्शन का ऑर्डर तो दे दिया, मुझे प्रोड्यूस भी करना है उस चीज को, लेकिन उसका जो मशीन है या उसका जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास नहीं है। तो मैंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी मशीन को मैंने क्या किया, हायर किया, चार्जेस भाड़े पे लेके आया। हायर किया मतलब भाड़े पे लाया और पर्टिकुलर पर्पस तक ही मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो ऐसे चार्जेस को निकालते हैं हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप क्या आ गए, रॉयल्टीज, कॉस्ट ऑफ पैटेंट, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, या ड्राइंग चार्जेस आता है, उसमें ड्राइंग चार्जेस भी आ सकता है। ये सब चीजें आती है डायरेक्ट पेमेंट, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आपको डायरेक्ट ये टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या करता है, डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड क्या था डायरेक्ट वेजेस, थर्ड क्या था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। किसको किसको ऐड करोगे, डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट वेजेस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तीनों एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। अगर मैं बोलूं तो प्राइम कॉस्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं उसको हम लोग। इसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग नया नाम जानते हैं, इसको होते हैं ओवरहेड्स। ये होता है कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो होता है तीन टाइप में पाया जाता है यहाँ पे अपने पास। एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड वन इज योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड थर्ड वन इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था आपको तीन टाइप के एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। पहला कौन सा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड वन इज योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एंड थर्ड वन इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, देखो आप रट्टा मारने की मत सोचो, सिंपल सा आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री में हो और फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होते हैं। फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं, किसको छोड़ दो, रॉ मटेरियल को, जो लेबर चार्ज था उसको छोड़ दो और रॉयल्टीज को छोड़ दो। उसके बाद कौन कौन से खर्चे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर वर्कर जो काम करता है उसको भी जो वेजेस देते हैं, कुछ वेजेस होता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेजेस बोल सकते हो आप लोग। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, पावर एंड फ्यूल एंड ऑयल होती है, वो यूज होता है। फैक्ट्री का रेंट होता है, रेंट्स एंड इंश्योरेंस होते हैं फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री के अंदर ही प्लांट एंड मशीनरी होता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आया तो कहां लिखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। अगर डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहां होता है, ऑफिस में, तो कहां आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो ऐसा आपको क्लासिफिकेशन करना है कि डेप्रिसिएशन मतलब वो चीज कहां पे, वो इमेजिन करो। तो
प्लांट एंड मशीनरी का होता है फैक्ट्री के अंदर, उसका कहां आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, तो वहां पे लूज एंड टूल्स है तो कहां होता है फैक्ट्री के अंदर होता है। लूज एंड टूल्स मतलब तो आप लोग जानते हो क्या होता है, लूज एंड टूल्स मतलब क्या होता है, हैमर छीनी हथौड़ी होती है ना, ये सब वो सब कहां होता है फैक्ट्री के अंदर। तो उसका इस्तेमाल भी करते हो तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करते हो तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे होती है रेड्यूस होती है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सुपरवाइजर सैलरी आपको पता है कि फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर होता है जो हमेशा क्या करता है कंपनी के वर्कर्स लोग को देखते रहता है कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सुपरवाइजर सैलरीज। फैक्ट्री लाइटिंग, जो फैक्ट्री के अंदर पावर एंड फ्यूल होता है, लाइट्स होता है, उसके बारे में हम लोग मतलब जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं इनडायरेक्ट, लेकिन वो कहां पे रहते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पे, और ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपको हेडिंग देना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या करना है आपको ये सारे एक्सपेंसेस को लिख लेना है, उसमें से लेस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप। अब सेल ऑफ स्क्रैप बोलोगे सर ये तो आप पहले हमको क्या बताए थे ऑल एक्सपेंसेस, लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है इनकम हो गई, हाँ इनकम हुई ना, इसीलिए तो उसको मैंने क्या किया लेस किया। ऐड कर रहा हूं क्या नहीं, क्यों, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप मतलब आपने भंगार को बेचा, जो कंपनी के अंदर भंगार बचा होता है। देखो जब भी आप कुछ रॉ मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए तो पूरा रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है, कुछ उससे बचे रहते हैं। जैसे कपड़े का ले लो एग्जांपल, अगर कपड़ा का शर्ट सिलते हो, कपड़े का पीस आता है तो शर्ट बनाते हो, शर्ट कटिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ निकलता है ना, तो ऐसे दैट इज कॉल्ड द सेल स्क्रैप। अब स्क्रैप को मैंने बेच दिया तो फैक्ट्री के अंदर जो इनकम होगी उसको क्या करते हैं माइनस। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप, ये टोटल एक्सपेंसेस को प्लस करोगे उसमें से माइनस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप को, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू वी कॉल द फैक्ट्री ओवरहेड्स। उस वैल्यू को मतलब ये वाली जो वैल्यू बेटा ये वाली आपकी वैल्यू, दिस वैल्यू वी कॉल फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं फिर से बोलता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये सारे एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस को अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते हो उसमें से माइनस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स, नॉट अ फैक्ट्री कॉस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को उसमें से लेस करोगे सेल ऑफ स्क्रैप का वैल्यू जो मिलता है दैट वैल्यू वी कॉल द फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आप क्या करोगे ऐड करोगे किसको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें से लेस करते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करेंगे उसमें से लेस करेंगे क्या क्लोजिंग स्टॉक WIP। तो आपको अंदर देखो प्राइम कॉस्ट के अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करोगे, उसमें फिर प्लस करोगे WIP को और उसमें से लेस करोगे क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को, तो आपको मिलेगा वर्क कॉस्ट, अदरवाइज वी कॉल द फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है वर्क कॉस्ट क्या होता है तो आप एकदम इजीली बताओ प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करते हैं। देखो मैंने बताया ना एक्सपेंसेस को ऐड करो, तो ये प्राइम ये तो आपका एक्सपेंस है ही है, प्राइम कॉस्ट आपका एक्सपेंस कौन सा था एक्सपेंस था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस को क्या किया आपने ऐड किया, जो भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड करो। तो इसके अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया, ये जब इसको ऐड किया उसमें मैंने क्या किया ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को और उसमें से लेस क्या किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को, तो मुझे क्या मिल गया वर्क कॉस्ट, अदरवाइज वी कैन से इट फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्ट्री कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करने का, बोलने का प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो व्हाटएवर अमाउंट यू विल गेट दैट अमाउंट वी कॉल वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड एकदम सेपरेट है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का ही खर्चा और फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपको मिलेगा इसके अंदर हम लोग फिर थर्ड हेडिंग लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या होता है जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं ऑफिस के अंदर। अब ऑफिस में जो जो खर्चे होते हैं ऑफिस के
के अंदर इमेजिन करो कि कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, ऑफिस को मैनेज करने के लिए कौन कौन से खर्चे होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग कहां लिखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर। देखो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वैसे ही ऑफिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम लोग कहां लिखते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर। तो ऑफिस में क्या होता है, देखो रेंट, ऑफिस का रेंट आता है, ऑफिस में लाइट यूज होती है, ऑफिस के अंदर टैक्सेस होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑफिस के अंदर जो बंदा काम करता है उसको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसको जो पेमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सैलरी। जो फैक्ट्री में काम करता है उसको जो पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेजेस, और जो बंदा ऑफिस में काम करता है उसके लिए जो पेमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द सैलरी, उसको कहते हैं सैलरी। ऑफिस के देखो फैक्ट्री में लाइट वही है, दोनों सेम होता है, फैक्ट्री के अंदर भी होता है और वही लाइट कहां होती है, ऑफिस में भी होती है, लेकिन फैक्ट्री में जो लाइट होती है उसको बोलते हैं पावर, और वही लाइट अगर ऑफिस में होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर पावर आया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। और उसका आपको मालूम है फैक्ट्री के अंदर ऑफिस में क्या लगता है, पेपर वगैरह लगेगा नहीं लगेगा, वहां पेन पेंसिल रबर वगैरह लगते हैं, जेरॉक्स वगैरह लगता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज। और वहां से हम लोग लेटर वगैरह भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। ऑफिस कन्वीनियंस, ऑफिस में जो बंदे आते जाते हैं घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके घर तक जाने का जो एक्सपेंसेस होगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड द कन्वीनियंस। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड फर्नीचर, आपको मालूम है फर्नीचर कहां पे होता है, मोस्टली ऑफिस में होता है, कंप्यूटर कहां पे होता है, ऑफिस में होता है। मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट यहां पे आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स, इंश्योरेंस आपका ऑफिस, डायरेक्टर्स फीस, जो डायरेक्टर होता है जो कंपनी को डायरेक्ट करता है उसका चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड ऑडिट फीस, ये सारे एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। इसका जो भी टोटल आएगा दैट टोटल वी कॉल द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है ऑफिस से रिलेटेड और सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर लिख के उसका टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओ, और ये टोटल जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड द दिस टोटल वी कॉल द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और ये टोटल में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर हम लोग प्लस करते हैं किसको, वर्क कॉस्ट को या फैक्ट्री कॉस्ट को, ये दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यू से फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका हो जाएगा वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दोनों को जब प्लस करते हैं तो हम लोग को मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जो वैल्यू मिलता है दैट वैल्यू वी कॉल द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसके बाद आपका जो होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जो सेलिंग से रिलेटेड, अगर आप गुड्स को बेचने जाओगे तो उस बेचने के लिए जो जो खर्चा होता है वो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो जो गुड्स को बेचने जा रहे हो तो उसके लिए मतलब इमेजिन करो कि जब गुड्स को हम लोग बेचते हैं तो क्या क्या खर्चा होता है। गुड्स को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा, ये आपका एक्सपेंस हुआ। गुड्स को बेचने के लिए आप कमीशन देते हो, तो एग्जीबिशन सेंटर पे जाके आप लोग अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करते हो, कैटलॉग पंपलेट वगैरह बांट के बेचते हो उसको, ये सुनो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देते हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस और गुड्स, देखो आप लोग जब गुड्स को लेके जाते हो अपने फैक्ट्री से प्रोड्यूस गुड्स को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द कैरियर्स आउटवर्ड।
को परचेस करके, रॉ मटेरियल को परचेस करके आपने अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिया, दैट इज कॉल्ड कैरिज इनवर्ड। और अपने गुड्स को बनने के बाद आपने उसी गुड्स को बेचने के लिए मार्केट में भेजा और मार्केट तक ले जाने का जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैरिज आउटवर्ड। तो ये बेचते टाइम एक्सपेंस होता है ना, इसलिए उसको हम लोग कहा लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेचने के लिए आपने क्या किया, ऑफर किया, डिस्काउंट अलाउ किया ताकि आपका गुड्स ज्यादा बिक जाए मार्केट में, लोग पब्लिक ज्यादा परचेस करे। तो आपने क्या किया, गुड्स को बेचने के लिए डिस्काउंट को अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया। ये भी किससे रिलेटेड हुआ, सेलिंग से। मतलब व्हाटएवर एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, whatever expenses is related to the selling and distribution, all those expenses we record in the selling and distribution and overheads। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउ, एग्जीबिशंस, कैरियर्स आउटवर्ड, कैटलॉग चार्जेस, डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन मतलब होता है जो गुड्स को ले जाने के लिए आप लोगों ने आपके पास जो भी वैन वगैरह होती है तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कहां आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड मेलिंग चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका जब टोटल एक्सपेंसेस करोगे तो इसका जो टोटल अमाउंट कहां लिखोगे आप लोग, आउटर कॉलम में, दिस अमाउंट वी कॉल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप ऐड करोगे किसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसको बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। मतलब उस गुड्स को बनाने का टोटल खर्च जो होता है उस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया मतलब पूरे गुड्स को जो आपने प्रोड्यूस किया, जो गुड्स आपने बनाया, उस गुड्स को बनाने के लिए टोटल खर्च कितना लगा, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट मिल गया आपको, आपने उसे कितने में बेचा, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, या दैट इज कॉल्ड द सेल्स। अब क्या करोगे आप लोग, सेल्स को भी लिख दोगे, सेल्स। अब आपका सेलिंग प्राइस है और आपका कॉस्ट प्राइस है, मतलब आपको बनाने का खर्च और उसका बेचने का खर्च। तो आपको क्या मिल सकता है उसमें से, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की कीमत ज्यादा है और बनाने का खर्च क्या है, कम है, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कम है और आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा, तो यू विल गेट द लॉस। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर कोई पेन है, मैंने उस पेन को बनाने के लिए खर्चा किया 2000 रुपया और मैंने उस पेन को बेचा मार्केट में 3000 में, बनाया 2000 में, बेचा 3000 में, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। अगर मैंने बनाया 2000 में, बेचा उसको 1500 में, 1500 में, तो मुझे क्या होगा, लॉस। तो यहां पे हम लोग क्या मिल सकता है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कंपेयर करने के बाद। ये रहेगा आपका फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट का। तो कॉस्ट शीट को याद रखने के लिए आप लोग सिंपल तरीके से फटाफट याद कर लोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग किसको ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से माइनस करके सेल ऑफ स्क्रैप, तो अपने को मिलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, और जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट को जब हम लोग प्लस करके निकालते हैं प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ में, तो यू विल गेट द वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड करने के बाद आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप लोग ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और या टोटल कॉस्ट और उसका प्रॉफिट और अदरवाइज लॉस सेल्स में से। ओके, तो जस्ट इस फॉर्मेट को आप लोग क्या करो, एक बार जस्ट कॉपी करो और आराम से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।